नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम जिस विषय पर बात करने जा रहे हैं, वह केवल इतिहास नहीं है। यह गाथा है भारत के आत्मसम्मान और शौर्य की। यह कहानी है उस महानायक की, जिसने भारत की सोई हुई चेतना को जगाया। हम बात कर रहे हैं छत्रपति शिवाजी महाराज की। आज की यह वीडियो बहुत विस्तृत होने वाली है। हम उनके जीवन के हर छोटे से छोटे पहलू को गहराई से जानेंगे। हम उन घटनाओं को भी छुएंगे जो अक्सर इतिहास की किताबों में छूट जाती हैं। तो चलिए समय के पहिए को पीछे घुमाते हैं। कल्पना कीजिए 17वीं शताब्दी के भारत की। उस समय भारत की स्थिति अत्यंत दयनीय थी। उत्तर से लेकर दक्षिण तक विदेशी आक्रांताओं का शासन था। दिल्ली के तख्त पर मुगल बादशाहों का कब्जा था। दक्षिण भारत में आदिल शाही और कुतुबशाही सल्तनतें राज कर रही थीं। भारतीय संस्कृति और परंपराओं को लगातार कुचला जा रहा था। मंदिरों को तोड़ा जाना आम बात हो गई थी। किसानों की फसलों को लूट लिया जाता था। माताओं और बहनों की इज्जत सुरक्षित नहीं थी। लोग डर के साए में जी रहे थे और उम्मीद खो चुके थे। समाज में यह धारणा बन गई थी कि गुलामी ही हमारा भाग्य है। लेकिन अंधेरा कितना भी गहरा हो, सूरज को उगने से नहीं रोक सकता। महाराष्ट्र की पवित्र भूमि इस बदलाव की गवाह बनने वाली थी। सह्याद्री की पर्वतमालाएं एक नए युग का इंतजार कर रही थीं। तारीख थी 19 फरवरी 1630। स्थान था पुणे जिले के झुन्नर के पास स्थित शिवनेरी किला। यह किला चारों तरफ से कठिन पहाड़ियों से घिरा हुआ था। इसी अभेद्य किले में माता जीजाबाई ने एक पुत्र को जन्म दिया। जीजाबाई ने किले की देवी शिवाय से पुत्र प्राप्ति की प्रार्थना की थी। इसलिए बालक का नाम शिवाजी रखा गया। शिवाजी महाराज के पिता का नाम शाहजी राजे भोंसले था। वे उस समय के एक अत्यंत पराक्रमी और प्रभावशाली मराठा सरदार थे। शाहजी राजे कभी निजाम शाही तो कभी आदिल शाही की सेवा में रहते थे। वे अक्सर युद्ध अभियानों के कारण अपने परिवार से दूर रहते थे। इसलिए शिवाजी के पालन पोषण की जिम्मेदारी माता जीजाबाई पर आ गई। जीजाबाई कोई साधारण महिला नहीं थीं। वे लखुजी जाधव जैसे महान सरदार की बेटी थीं। उनके रग रग में स्वाभिमान और वीरता दौड़ रही थी। उन्होंने बचपन से ही शिवाजी के मन को गढ़ना शुरू कर दिया था। वे नन्हे शिवा को लौरी की जगह वीरों की कहानियां सुनाती थीं। रामायण और महाभारत उनके शिक्षण का मुख्य हिस्सा थे। वे बताती थीं कि कैसे प्रभु श्री राम ने सत्य के लिए संघर्ष किया। वे भीम और अर्जुन के बल और कौशल की कहानियां सुनाती थीं। जीजाबाई उन्हें अपने आसपास की वास्तविकता भी दिखाती थीं। वे खिड़की से दिखाकर कहतीं, शिवा, देखो वह धुआं कहां से उठ रहा है। वह किसी गरीब किसान का घर जल रहा है। क्या तुम बड़े होकर इन अत्याचारियों की नौकरी करोगे? नहीं शिवा, तुम्हें इन लोगों के आंसू पोंछने हैं। तुम्हें अपना खुद का राज्य, अपना स्वराज्य बनाना होगा। इन शब्दों ने बालक शिवाजी के हृदय में आग लगा दी थी। उनके पिता शाहजी राजे ने पुणे की जागीर का प्रबंधन शिवाजी को सौंपा। जब शिवाजी पुणे आए तो वहां की हालत बहुत खराब थी। दुश्मनों ने पुणे को पूरी तरह उजाड़ दिया था। वहां गधों से हल चलवाया गया था, जो एक अपशकुन माना जाता था। लोग डर के मारे जंगल में भाग गए थे। लेकिन जीजाबाई और शिवाजी ने हिम्मत नहीं हारी। उन्होंने वहां सोने का हल चलवाकर भूमि को फिर से पवित्र किया। उन्होंने लोगों को विश्वास दिलाया कि अब वे सुरक्षित हैं। धीरे धीरे लोग वापस लौटने लगे और पुणे फिर से बसने लगा। शिवाजी महाराज की शिक्षा दीक्षा बहुत व्यवस्थित तरीके से हुई। उनके गुरु दादोजी कोंडदेव ने उन्हें प्रशासन के गुण सिखाए। उन्होंने शस्त्र चलाने की कला में भी निपुणता हासिल की। तलवारबाजी, भाला फेंकना और घुड़सवारी उनका रोज का काम था। सह्याद्री के जंगल ही उनका स्कूल और खेल का मैदान थे। उन्होंने वहां के भूगोल को बहुत बारीकी से समझा। कौन सा रास्ता कहाँ जाता है, कहाँ छिपने की जगह है, सब उन्हें पता था। यही ज्ञान आगे चलकर उनकी सबसे बड़ी ताकत बना। शिवाजी महाराज ने स्थानीय लड़कों को अपना दोस्त बनाया। ये लड़के साधारण किसान और चरवाहा परिवारों से थे। इन्हें मावले कहा जाता था। ये मावले शारीरिक रूप से बहुत मजबूत और मेहनती थे। शिवाजी ने इनके साथ बैठकर खाना खाया और सुख दुख बांटा। उन्होंने जाति पाति के भेदभाव को कभी अपने बीच नहीं आने दिया। शिवाजी ने उनमें यह विश्वास जगाया कि वे भी इतिहास बदल सकते हैं। धीरे धीरे इन मावलों की एक छोटी लेकिन वफादार सेना तैयार हो गई। वे अपने राजा के एक इशारे पर जान देने को तैयार थे। अब समय आ गया था उस सपने को हकीकत में बदलने का। साल 1642 में शिवाजी की उम्र महज 15-16 साल थी। वे अपने साथियों के साथ रायरेश्वर के मंदिर में गए। यह मंदिर घने जंगलों के बीच भगवान शिव का एक प्राचीन मंदिर था। वहां का माहौल बहुत ही रहस्यमयी और पवित्र था। शिवाजी ने शिवलिंग के सामने अपनी तलवार निकाली। उन्होंने अपनी उंगली पर चीरा लगाया और रक्त की धार बहा दी। उन्होंने शिवलिंग का अभिषेक अपने खून से किया और गंभीर आवाज में प्रतिज्ञा ली, हम हिंदवी स्वराज्य की स्थापना करेंगे। यह राज्य न मेरा होगा न तुम्हारा, यह ईश्वर का राज्य होगा।
यह शपथ इतिहास की एक युगांतकारी घटना थी। एक किशोर लड़का उस समय की महाशक्ति को चुनौती दे रहा था। इसके तुरंत बाद उन्होंने अपनी योजनाओं पर अमल करना शुरू किया। उनका पहला निशाना था तोरना का किला। तोरना किला आदिल शाही के नियंत्रण में था, लेकिन वहां पहरा कम था। शिवाजी ने अपनी चतुराई और कूटनीति से किले पर कब्जा कर लिया। किले पर भगवा ध्वज लहराया गया। किले की मरम्मत के दौरान उन्हें गुप्त खजाना मिला। शिवाजी ने इसे देवी भवानी का आशीर्वाद माना। इस धन का उपयोग उन्होंने हथियार खरीदने और सेना बढ़ाने में किया। तोरणा से कुछ ही दूरी पर मुरुम्बा की पहाड़ी थी। यह पहाड़ी सामरिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण थी। शिवाजी ने इस पहाड़ी पर एक मजबूत किला बनवाया। इस किले का नाम रखा गया राजगढ़। राजगढ़ ही मराठा साम्राज्य की पहली राजधानी बना। शिवाजी ने धीरे धीरे कोंडाणा और पुरंदर जैसे किले भी जीत लिए। उनकी बढ़ती ताकत की खबर बीजापुर के सुल्तान तक पहुंची। सुल्तान आदिल शाह को यकीन नहीं हुआ कि एक जागीरदार का बेटा ऐसा कर सकता है। उसने शिवाजी को रोकने के लिए एक चाल चली। उसने शिवाजी के पिता शाहजी राजे को धोखे से कैद कर लिया। यह शिवाजी के लिए एक बहुत बड़ा धर्म संकट था। अगर वे हमला जारी रखते तो पिता की जान जा सकती थी। अगर वे झुक जाते तो स्वराज्य का सपना टूट जाता। शिवाजी ने यहां अद्भुत धैर्य और कूटनीति का परिचय दिया। उन्होंने मुगलों के साथ पत्राचार शुरू किया। उन्होंने अफवाह फैलाई कि वे मुगलों की शरण में जा रहे हैं। इससे बीजापुर और मुगलों के बीच तनाव पैदा हो गया। बीजापुर के सुल्तान को मजबूर होकर शाहजी राजे को छोड़ना पड़ा। पिता की रिहाई के बाद शिवाजी कुछ समय तक शांत रहे। उन्होंने इस समय का उपयोग अपनी सेना को संगठित करने में किया। उन्होंने अपनी जासूसी प्रणाली को बहुत मजबूत किया। बहिर्जी नायक उनके गुप्तचर विभाग के प्रमुख बने। बहिर्जी नायक वेश बदलने और जानकारी निकालने में माहिर थे। वे दुश्मन के खेमे में जाकर खबरें ले आते थे। शिवाजी महाराज का मानना था कि सटीक जानकारी आधी जीत दिलाती है। समय बीतता गया और शिवाजी की शक्ति बढ़ती गई। साल 1679 में बीजापुर दरबार में फिर से खलबली मची। बड़ी बेगम ने दरबार में चुनौती दी कि शिवाजी को कौन रोकेगा। तब अफजल खान नामक एक विशालकाय सरदार आगे आया। अफजल खान अपनी क्रूरता और ताकत के लिए मशहूर था। उसने गर्व से कहा, मैं शिवाजी को बिना घोड़े से उतरे पकड़ लाऊंगा। अफजल खान 12,000 घुड़सवारों और बड़ी पैदल सेना के साथ निकला। उसके साथ तोपखाना और हाथियों का दल भी था। उसने शिवाजी को उकसाने के लिए भयानक रास्ता अपनाया। उसने रास्ते में आने वाले मंदिरों को तोड़ा और मूर्तियों को खंडित किया। उसने तुलजापुर की भवानी माता के मंदिर को भी नुकसान पहुंचाया। वह चाहता था कि शिवाजी गुस्से में आकर मैदान में आ जाएं। मैदानी इलाके में अफजल खान की सेना को हराना नामुमकिन था, लेकिन शिवाजी महाराज ने अपना आपा नहीं खोया। वे जानते थे कि भावना में बहना आत्मघाती हो सकता है। उन्होंने अफजल खान को प्रतापगढ़ के जंगलों में आने का न्योता दिया। प्रतापगढ़ का क्षेत्र घने जंगलों और घाटियों से भरा था। यहां अफजल खान की घुड़सवार सेना बेकार थी। अफजल खान को लगा कि शिवाजी डर गए हैं। वह अपनी विशाल सेना के साथ प्रतापगढ़ की ओर बढ़ा। मुलाकात का स्थान प्रतापगढ़ की तलहटी में तय हुआ। शर्त यह थी कि दोनों राजा निहत्थे मिलेंगे। दोनों के साथ केवल एक एक वकील और दो दो अंगरक्षक होंगे। शिवाजी महाराज को अफजल खान की नीयत पर बिल्कुल भरोसा नहीं था। उन्होंने अपनी सुरक्षा की पूरी तैयारी की। उन्होंने अपने अंगरखे के नीचे लोहे का कवच चिलखत पहना, सिर पर पगड़ी के नीचे लोहे की टोपी पहनी, दाहिने हाथ की आस्तीन में बिछुआ नामक तेज खंजर छिपाया, बाएं हाथ की उंगलियों में वाघ नख बाघ के नाखून पहने। यह हथियार इतना छोटा था कि मुट्ठी में छिप जाता था। 10 नवंबर 1659 का दिन इतिहास में दर्ज होने वाला था। शिवाजी महाराज धीरे धीरे शामियाने की ओर बढ़े। अफजल खान उन्हें देखकर हंसा और गले मिलने के लिए आगे बढ़ा। जैसे ही वे गले मिले, अफजल खान ने अपना असली रूप दिखाया। उसने अपनी मजबूत बाहों में शिवाजी को जकड़ लिया। उसने शिवाजी की गर्दन को अपनी कांख में दबाकर तोड़ने की कोशिश की। साथ ही उसने दूसरे हाथ से खंजर निकालकर शिवाजी की पीठ पर वार किया, लेकिन लोहे का कवच होने के कारण खंजर फिसल गया। शिवाजी महाराज तुरंत समझ गए कि अब आर पार की लड़ाई है। उन्होंने अपने बाएं हाथ का वाघ नख खान के पेट में घोंप दिया। लोहे के तीखे नाखूनों ने खान का पेट चीर दिया। इसके बाद शिवाजी ने दाहिने हाथ से बिछुआ निकालकर गहरा वार किया। अफजल खान दर्द से चीख पड़ा, दगा दगा। उसके अंगरक्षक सैयद बंडा ने शिवाजी पर तलवार से हमला किया, लेकिन शिवाजी के अंगरक्षक जीवा महाला ने उसे हवा में ही रोक दिया। जीवा महाला ने सैयद बंडा का हाथ काट डाला और शिवाजी को बचाया। इसीलिए मराठी में कहावत बनी, होता जीवा म्हणून वाचला शिवा। जीवा था इसलिए शिवा बच गया। इसके बाद तोप दागकर मराठा सेना को इशारा किया गया। जंगलों में छिपे मावलों ने खान की सेना पर अचानक हमला कर दिया। दुश्मन को संभलने का मौका ही नहीं मिला। अफजल खान की विशाल सेना गाजर मूली की तरह काटी गई।
मराठों ने बहुत सारे घोड़े, हाथी और खजाना लूट लिया। इस जीत ने पूरे हिंदुस्तान को चौंका दिया। अब सबको पता चल गया कि शिवाजी कोई मामूली विद्रोही नहीं है। औरंगजेब, जो अब दिल्ली का बादशाह बन चुका था, सतर्क हो गया। बीजापुर ने अपनी हार का बदला लेने के लिए सिद्दी जौहर को भेजा। सिद्दी जौहर ने 1660 में पन्हाला किले को घेर लिया। शिवाजी महाराज उस समय पन्हाला किले में ही मौजूद थे। यह घेराबंदी कई महीनों तक चली। सिद्दी जौहर ने रसद की आपूर्ति पूरी तरह काट दी थी। बारिश का मौसम शुरू हो चुका था, लेकिन घेरा ढीला नहीं हुआ। शिवाजी महाराज ने किले से निकलने की एक साहसी योजना बनाई। उन्होंने सिद्दी जौहर को संदेश भेजा कि वे आत्मसमर्पण करना चाहते हैं। इससे सिद्दी जौहर की सेना थोड़ी लापरवाह हो गई। आषाढ़ की अमावस्या की काली रात थी और मूसलाधार बारिश हो रही थी। शिवाजी महाराज अपने 600 चुनिंदा सैनिकों के साथ किले से निकले। उन्होंने 2 पालकी तैयार करवाई थी। एक पालकी में शिवाजी महाराज थे और दूसरी में उनका एक हमशक्ल। उस हमशक्ल का नाम था शिवा काशीद, जो पेशे से नाई था। दुश्मन के सैनिकों ने शिवा काशीद वाली पालकी को पकड़ लिया। शिवा काशीद ने जानते हुए भी शिवाजी का अभिनय किया। जब तक सिद्दी जौहर को सच्चाई पता चली, असली शिवाजी दूर निकल चुके थे। गुस्साए सिद्दी जौहर ने शिवा काशीद का सिर कलम कर दिया। स्वराज्य के लिए यह एक महान बलिदान था, लेकिन खतरा अभी टला नहीं था। दुश्मन की घुड़सवार सेना शिवाजी का पीछा कर रही थी। विशाखगढ़ अभी भी कुछ किलोमीटर दूर था। रास्ते में एक संकरा दर्रा आता था, जिसे घोड़खिंड कहते थे। शिवाजी के सेनापति बाजी प्रभु देश पांडे ने स्थिति की गंभीरता को समझा। उन्होंने शिवाजी से कहा, महाराज, आप आधे सैनिकों के साथ आगे बढ़िए। मैं बाकी सैनिकों के साथ दुश्मन को इसी दर्रे पर रोकूंगा। जब तक आप विशाखगढ़ नहीं पहुंचते, मैं मौत को भी यहां रोक रखूंगा। शिवाजी महाराज भारी मन से आगे बढ़े। बाजी प्रभु और उनके 300 मावलों ने हजारों की फौज का सामना किया। वे एक दीवार बनकर उस संकरे रास्ते पर खड़े हो गए। घंटों तक भीषण युद्ध हुआ। बाजी प्रभु का शरीर घावों से छलनी हो गया था। खून की नदियां बह रही थीं, लेकिन वे अपनी जगह से नहीं हिले। उनके हाथ में तलवार बिजली की तरह चल रही थी। उनका ध्यान केवल तोप की आवाज सुनने पर था। आखिरकार विशाखगढ़ से तोप चलने की आवाज आई। इसका मतलब था कि महाराज सुरक्षित किले में पहुंच गए हैं। यह सुनते ही बाजी प्रभु ने संतोष से अपने प्राण त्याग दिए। उनके पवित्र रक्त से पावन होने के कारण उस दर्रे का नाम पावनखिंड पड़ा। यह कहानी आज भी हर मराठा का सीना गर्व से चौड़ा कर देती है। उधर औरंगजेब ने अपने मामा शाइस्ता खान को दक्षिण भेजा। शाइस्ता खान 1 लाख की विशाल सेना लेकर पुणे आया। उसने लाल महल पर कब्जा कर लिया, जो शिवाजी का बचपन का घर था। शाइस्ता खान ने पुणे में आतंक मचा रखा था। शिवाजी महाराज को अपने घर में दुश्मन का रहना स्वीकार नहीं था। उन्होंने फिर से एक सर्जिकल स्ट्राइक की योजना बनाई। अप्रैल 1673 की बात है। रमजान का महीना चल रहा था। शिवाजी महाराज ने एक शादी की बारात का भेष बनाया। वे बारात में शामिल होकर पुणे शहर में दाखिल हो गए। रात के अंधेरे में वे अपने चुनिंदा सैनिकों के साथ लाल महल में घुसे। उन्होंने महल की पिछली दीवार की ईंटें हटाकर रास्ता बनाया। शाइस्ता खान अपने बेडरूम में सो रहा था। अचानक हुए हमले से महल में भगदड़ मच गई। शिवाजी महाराज सीधे खान के कमरे की ओर लपके। शाइस्ता खान जान बचाने के लिए खिड़की से कूदने लगा। शिवाजी ने तलवार चलाई, लेकिन वह बचकर निकल गया। हालांकि इस वार में उसकी हाथ की 3 उंगलियां कट गईं। शाइस्ता खान अपनी जान बचाकर भाग तो गया, लेकिन इज्जत गंवा बैठा। अगले ही दिन उसने डर के मारे पुणे छोड़ दिया। इस घटना ने मुगलों की प्रतिष्ठा को मिट्टी में मिला दिया। औरंगजेब गुस्से से आगबूला हो गया। उसने अब अपने सबसे अनुभवी सेनापति मिर्जा राजा जय सिंह को भेजा। जय सिंह एक राजपूत थे और बहुत ही चतुर रणनीतिकार थे। उन्होंने आते ही शिवाजी के किलों की घेराबंदी शुरू कर दी। उन्होंने आसपास के इलाकों को बर्बाद करना शुरू किया। शिवाजी महाराज अपनी प्रजा को और कष्ट में नहीं देख सकते थे, इसलिए उन्होंने जय सिंह के साथ समझौता करना स्वीकार किया। जून 1665 में इतिहास प्रसिद्ध पुरंदर की संधि हुई। इस संधि की शर्तें बहुत कड़ी थीं। शिवाजी महाराज को अपने जीते हुए 23 किले मुगलों को देने पड़े। उनके पास अब केवल 12 किले बचे थे। साथ ही उन्हें औरंगजेब के दरबार में उपस्थित होने का वचन देना पड़ा। यह शिवाजी के जीवन का सबसे कठिन दौर था, लेकिन उन्होंने इसे एक कूटनीतिक चाल की तरह लिया। वे जानते थे कि शेर 2 कदम पीछे हटता है, झपट्टा मारने के लिए। संधि के अनुसार शिवाजी महाराज 1666 में आगरा गए। उनके साथ उनके 9 वर्षीय पुत्र संभाजी राजे भी थे। आगरा के दरबार में औरंगजेब ने जानबूझकर उनका अपमान किया। उन्हें 5000 मनसबदारों की पंक्ति में पीछे खड़ा किया गया। शिवाजी महाराज ने भरे दरबार में इसका विरोध किया। इस पर औरंगजेब ने उन्हें कैद करने का आदेश दिया। उन्हें आगरा में एक हवेली में नजरबंद कर दिया गया।
हवेली के चारों ओर पहरेदारों का कड़ा पहरा था। औरंगजेब की योजना थी कि शिवाजी को वहीं खत्म कर दिया जाए, लेकिन शिवाजी महाराज का दिमाग कैद खानों की दीवारों से तेज था। उन्होंने बीमार होने का नाटक शुरू किया। वे पेट दर्द से कराहने का अभिनय करते थे। उन्होंने अपनी सेहत के लिए साधु संतों को दान देना शुरू किया। वे रोज मिठाई और फलों के बड़े बड़े टोकरे बाहर भेजने लगे। शुरू में पहरेदार हर टोकरे की जांच करते थे, लेकिन रोज रोज वही होता देख वे लापरवाह हो गए। वे बिना जांचे टोकरों को जाने देने लगे। यही वह मौका था जिसका शिवाजी को इंतजार था। 17 अगस्त 1666 की शाम को उन्होंने अपनी योजना को अंजाम दिया। वे और संभाजी राजे एक एक टोकरे में बैठ गए। उनके सेवकों ने उन भारी टोकरों को उठाया और बाहर ले गए। पहरेदारों ने उन्हें रोका नहीं, यह सोचकर कि मिठाई जा रही है। हवेली से दूर जाकर वे टोकरों से निकले। उन्होंने अपना वेश बदला, दाढ़ी बढ़ाई और साधु बन गए। वे मथुरा और काशी के रास्ते होते हुए दक्षिण की ओर बढ़े। यह मुगलों के इतिहास का सबसे बड़ा चकमा था। जब औरंगजेब को पता चला तो वह सिर पीटता रह गया। लगभग 3 महीने बाद शिवाजी महाराज सुरक्षित राजगढ़ पहुंच गए। उनके वापस आते ही मराठा सैनिकों में नया जोश भर गया। माता जीजाबाई की आंखों में खुशी के आंसू थे। अब शिवाजी महाराज ने अपना आक्रामक रूप दिखाया। उन्होंने मुगलों को दिए हुए सभी 23 किले वापस जीतना शुरू किया। इसी अभियान के दौरान कोंडाना किले की जीत सबसे खास थी। माता जीजाबाई ने कोंडाना को मुगलों के कब्जे में देखकर दुख जताया था। शिवाजी ने अपने बचपन के मित्र तानाजी मालुसरे को बुलाया। तानाजी अपने बेटे रायबा की शादी की तैयारियों में व्यस्त थे, लेकिन स्वामी का बुलावा आते ही वे सब कुछ छोड़कर चले आए। उन्होंने कहा, आधी लगीन कोंडान्याचे मग रायबाचे। पहले कोंडाना की शादी होगी, फिर मेरे बेटे रायबा की। तानाजी ने रात के अंधेरे में एक सीधी खड़ी चट्टान से किले पर चढ़ाई की। कहा जाता है कि उन्होंने यशवंती नामक घोरपड़ लिजर्ड की मदद ली थी। किले के ऊपर भीषण युद्ध हुआ। मुगल किलेदार उदयभान राठौड़ के साथ लड़ते हुए तानाजी वीर गति को प्राप्त हुए, लेकिन उनके बलिदान से मराठों ने किला जीत लिया। शिवाजी महाराज जब पहुंचे तो उन्होंने कहा, गढ़ाला पण सिंह गेला। किला तो आ गया, पर मेरा शेर चला गया। इसी याद में कोंडाना का नाम बदलकर सिंहगढ़ कर दिया गया। धीरे धीरे शिवाजी ने अपने राज्य का विस्तार किया। अब जरूरी था कि उन्हें विधिवत राजा घोषित किया जाए। उस समय बिना राज्याभिषेक के किसी भी शासक को मान्यता नहीं मिलती थी। मुगल और अन्य सुल्तान उन्हें केवल एक जागीरदार या विद्रोही मानते थे। 6 जून 1674 को रायगढ़ किले पर एक भव्य समारोह हुआ। काशी के महान विद्वान गागा भट्ट ने उनका राज्याभिषेक किया। शिवाजी महाराज अब छत्रपति बन गए। यह भारत के इतिहास का एक स्वर्णिम क्षण था। सदियों की गुलामी के बाद एक भारतीय राजा अपने सिंहासन पर बैठा था। उन्होंने होन सोने का सिक्का और शिवराय तांबे का सिक्का जारी किए। उन्होंने अपना खुद का पंचांग कैलेंडर शुरू किया। उन्होंने फारसी भाषा की जगह मराठी और संस्कृत को राजकाज की भाषा बनाया। शिवाजी महाराज का प्रशासन एडमिनिस्ट्रेशन बहुत ही आधुनिक था। उन्होंने अष्टप्रधान मंडल 8 मंत्रियों की परिषद की स्थापना की। इसमें पेशवा प्रधानमंत्री, अमात्य वित्त मंत्री, सेनापति जैसे पद थे। हर मंत्री की जिम्मेदारी तय थी। शिवाजी महाराज ने जमींदारी प्रथा को समाप्त कर दिया। वे जानते थे कि जमींदार किसानों का शोषण करते हैं। उन्होंने किसानों से सीधा संपर्क स्थापित किया। उन्होंने जमीन की पैमाइश करवाई और उपज के हिसाब से कर तय किया। सूखे के समय वे किसानों को मदद देते थे। उनका आदेश था कि सैनिक किसी भी किसान की फसल को नुकसान न पहुंचाएं। अगर सेना को अनाज चाहिए तो वह बाजार से खरीदेगी, लूटेगी नहीं। महिलाओं के प्रति उनका सम्मान जग जाहिर था। दुश्मन की महिलाओं को भी वे मां और बहन का दर्जा देते थे। कल्याण के सूबेदार की पुत्रवधू का किस्सा हम सब जानते हैं। जब उसे बंदी बनाकर लाया गया तो शिवाजी ने उसे ससम्मान वापस भेजा। उन्होंने बलात्कार जैसे अपराधों के लिए मृत्युदंड का प्रावधान रखा था। शिवाजी महाराज एक दूरदर्शी नेता थे। उन्हें पता था कि आने वाला खतरा समुद्र के रास्ते आएगा। अंग्रेज, पुर्तगाली, डच और सिद्दी भारत के तटों पर कब्जा कर रहे थे। शिवाजी ने कहा था, जिसके पास नौसेना है, समुद्र उसका है। उन्होंने भारत की पहली शक्तिशाली नौसेना नेवी का निर्माण किया। उन्होंने तटों पर रहने वाले कोली और भंडारी समाज के लोगों को भर्ती किया। मायनाक भंडारी और दौलत खान जैसे महान नौसैनिकों ने कमान संभाली। उन्होंने समुद्र के बीच में अभेद्य किले बनवाए। सिंधुदुर्ग, विजयदुर्ग, खंदेरी और कोलाबा जैसे जल दुर्ग, सी फोर्ट्स बनाए गए। जंजीरा के सिद्दी को टक्कर देने के लिए उन्होंने पद्म दुर्ग बनवाया। ये किले आज भी समुद्र की लहरों से टकराते हुए खड़े हैं। शिवाजी महाराज ने न केवल किले जीते, बल्कि नए किले बनवाए भी।
उनके पास लगभग 370 किले थे। उन्होंने किलों के प्रबंधन के लिए सख्त नियम बनाए थे। हर किले में एक हवलदार, एक सबनीस और एक कारखानीस होता था। ये तीनों अलग अलग जातियों से होते थे ताकि कोई विद्रोह न कर सके। वे धार्मिक रूप से बहुत सहिष्णु थे। हालांकि उन्होंने हिंदवी स्वराज्य की स्थापना की, पर वे इस्लाम के विरोधी नहीं थे। उनकी सेना में कई वफादार मुस्लिम सैनिक थे। उनके तोपखाने का प्रमुख इब्राहिम खान था। वे कुरान शरीफ का सम्मान करते थे और मस्जिदों को दान देते थे। उनका संघर्ष धर्म के खिलाफ नहीं, बल्कि अन्याय और विदेशी शासन के खिलाफ था। जीवन के अंतिम वर्षों में उन्हें कुछ पारिवारिक दुख झेलने पड़े। उनके पुत्र संभाजी राजे का व्यवहार कभी कभी चिंता का विषय बना, लेकिन शिवाजी ने हमेशा राज्य को परिवार से ऊपर रखा। अप्रैल 1680 में शिवाजी महाराज बीमार पड़ गए। तेज बुखार और पेचिश ने उन्हें कमजोर कर दिया। 3 अप्रैल 1680 को हनुमान जयंती के दिन रायगढ़ पर सूर्यास्त हो गया। मात्र 50 वर्ष की आयु में इस महानायक ने दुनिया को अलविदा कह दिया। उनकी मृत्यु की खबर सुनकर दुश्मन भी स्तब्ध रह गए। यहां तक कि औरंगजेब ने भी कहा था, वह एक महान योद्धा था। शिवाजी महाराज के जाने के बाद सबको लगा कि मराठा साम्राज्य खत्म हो जाएगा। औरंगजेब खुद दक्षिण भारत आया, इस उम्मीद में कि वह सबको कुचल देगा। लेकिन शिवाजी महाराज ने लोगों में जो आग जलाई थी, वह नहीं बुझी। शिवाजी की मृत्यु के बाद संभाजी महाराज ने संघर्ष जारी रखा। संभाजी के बाद राजाराम और महारानी ताराबाई ने लोहा लिया। यह युद्ध 27 साल तक चला। शिवाजी महाराज द्वारा तैयार किए गए आम किसान अब योद्धा बन चुके थे। उन्होंने औरंगजेब की विशाल सेना को नाकों चने चबवा दिए। अंततः औरंगजेब की मृत्यु दक्षिण में ही हुई और उसकी कब्र वहीं बनी। मुगल साम्राज्य का पतन मराठों के हाथों ही हुआ। यही थी छत्रपति शिवाजी महाराज की असली जीत। उन्होंने केवल एक राज्य नहीं बनाया, उन्होंने एक विचार दिया। वह विचार था स्वतंत्रता का, स्वाभिमान का और स्वराज्य का। आज भी भारतीय सेना, विशेषकर नौसेना, उन्हें अपना प्रेरणा स्रोत मानती है। उनकी छापामार युद्ध नीति गेरिला वॉरफेयर आज भी दुनिया भर में पढ़ाई जाती है। इसे गनीमी कावा कहा जाता है। दोस्तों, शिवाजी महाराज का जीवन हमें बहुत कुछ सिखाता है। वे सिखाते हैं कि साधन कम होने पर भी बड़े सपने देखे जा सकते हैं। वे सिखाते हैं कि एक अच्छा लीडर वह है जो अपने साथियों का ख्याल रखे। वे सिखाते हैं कि चरित्र ही मनुष्य की सबसे बड़ी पूंजी है। आज जब हम रायगढ़ या किसी भी किले पर जाते हैं तो हवाओं में उनका एहसास होता है। हमें गर्व होना चाहिए कि हम उस देश के वासी हैं जहां शिवाजी महाराज ने जन्म लिया। आइए हम सब मिलकर उनके आदर्शों को अपने जीवन में उतारने का संकल्प लें, अन्याय के खिलाफ आवाज उठाएं और समाज की सेवा करें। यही उनको हमारी सच्ची श्रद्धांजलि होगी। उम्मीद है कि आज की यह विस्तृत वीडियो आपको पसंद आई होगी। हमने कोशिश की है कि उनके जीवन के हर पहलू को आपके सामने रख सकें। अगर हमसे कोई भूल हुई हो तो हम क्षमा प्रार्थी हैं। इस वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत और रिसर्च लगी है, इसलिए इसे लाइक करना और शेयर करना ना भूलें। अपने बच्चों को यह वीडियो जरूर दिखाएं ताकि वे अपने गौरवशाली इतिहास को जान सकें। कमेंट बॉक्स में जय भवानी जय शिवाजी का उद्घोष जरूर करें। अगर आप चाहते हैं कि हम किसी और ऐतिहासिक पात्र पर वीडियो बनाएं तो बताएं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि हमारी आने वाली हर ज्ञानवर्धक वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। मिलते हैं बहुत जल्द एक और रोमांचक कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत, जय महाराष्ट्र।